नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे तथा लगातार सीख रहे होंगे। मैं प्रेम, असिस्टेंट प्रोफेसर, पीएसएमपीजी कॉलेज, ज्योग्राफी डिपार्टमेंट कन्नौज आपका स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल लर्न ज्योग्राफी में। दोस्तों, इससे पहले वाले वीडियो में हमने बात की महासागरीय तापमान की, जिसमें हमने देखा कि दैनिक तापांतर क्या होता है, वार्षिक तापांतर क्या होता है तथा तापमान को प्रभावित करने वाले कारक कौन से होते हैं, जिसमें हमने देखा अक्षांश को, जल तथा स्थल के असमान वितरण को देखा, प्रचलित पौने, महासागरीय धाराएं और अन्य कारकों को देखा। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं और आज हम बात करेंगे महासागरीय तापमान के क्षैतिज वितरण की। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। महासागरीय तापमान का क्षैतिज वितरण। सामान्य रूप से भूमध्य रेखा पर महासागरों की ऊपरी सतह का तापक्रम 26.7 डिग्री साल सेल्सियस अंकित किया जाता है। इसके बाद उत्तर तथा दक्षिण ध्रुवों की ओर जाने पर तापक्रम में गिरावट होती जाती है। ठीक है, यानी कि भूमध्य रेखा से जैसे हम ध्रुव की ओर बढ़ते हैं तो तापक्रम घटता जाता है। आगे देखते हैं। तापक्रम में यह गिरावट साधारणतः प्रत्येक अक्षांश पर आगे जाने पर 0.5 फ़ारेनहाइट की दर से होती है। ये फैक्ट आपको याद रखना है कि प्रत्येक अक्षांश पर भूमध्य रेखा से ध्रुव पर जाने पर कितने डिग्री फ़ारेनहाइट गिरता है, तो 0.5 डिग्री। ठीक है दोस्तों। दक्षिणी गोलार्ध की अपेक्षा उत्तरी गोलार्ध में अधिक तापक्रम पाया जाता है। ठीक है, इसका कारण है कि उत्तरी गोलार्ध में स्थल भाग की अधिकता है, जबकि दक्षिणी भाग में महासागरों की अधिकता है। ठीक है, उच्चतम तापक्रम भी भूमध्य रेखा पर ना होकर उससे थोड़ा उत्तर में पाया जाता है। यानी कि तापक्रम का मतलब है जो उच्चतम तापमान है वो भूमध्य रेखा पर नहीं होता है। जबकि इससे पहले वाले वीडियो में हमने बताया था कि कर्क और मकर रेखा यानी कि आयन मंडल में सबसे अधिक तापमान होता है। ठीक है दोस्तों। सभी महासागरों का औसत वार्षिक तापक्रम या तापमान 63 फ़ारेनहाइट होता है, यानी कि 17.2 डिग्री सेल्सियस होता है। ये भी आपको याद रखना है कि महासागरों का औसत तापमान कितना होता है, तो 17.2 डिग्री सेल्सियस या फ़ारेनहाइट में 63 फ़ारेनहाइट होता है। ठीक है दोस्तों। उत्तरी गोलार्ध का औसत वार्षिक तापक्रम 67 फ़ारेनहाइट यानी कि 19.40 सेल्सियस। ठीक है, और दक्षिणी गोलार्ध का 61 फ़ारेनहाइट होता है, यानी कि 16.1 डिग्री सेल्सियस होता है। तो आपको याद रखना है कि सभी महासागरों का कितना है, 17.2 है। ठीक है, और उत्तरी गोलार्ध का कितना है, तो 19.40 और दक्षिणी गोलार्ध का 16.1। ठीक है, लेकिन सभी महासागरों का 17.2 डिग्री सेल्सियस होता है। इस असमानता का प्रमुख कारण दक्षिणी गोलार्ध में अत्यधिक जल के स्वतंत्र संचार होने से ऊष्मा में स्थानांतरण को बताया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। उत्तरी अटलांटिक महासागर में गर्म जल धाराओं के कारण भूमध्य रेखा से उत्तर जाने पर तापक्रम में गिरावट न्यून होती है। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि उत्तरी अटलांटिक महासागर में जो गल्फ स्ट्रीम जैसी गर्म धाराएं हैं वे भूमध्य रेखा के जल को उत्तर की ओर बहा ले जाती हैं। ठीक है, इस कारण गिरावट न्यून होती है। परंतु दक्षिणी गोलार्ध में तापक्रम में ध्रुवों की ओर विधिवत गिरावट होती है। ठीक है, प्रशांत महासागर की सतह का तापक्रम अन्य सभी महासागरों से अधिक होता है और वो कितना है, 66.4 फ़ारेनहाइट या 19.1 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, हिंद महासागर का तापक्रम कितना है, हिंद महासागर का तापक्रम 60.6 फ़ारेनहाइट या सेल्सियस में 17.3 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और अटलांटिक महासागर का तापक्रम 60.4 फ़ारेनहाइट यानी डिग्री सेल्सियस में बात करेंगे तो 16.9। ठीक है, तो सबसे अधिक किसका हुआ, प्रशांत महासागर का 66 फ़ारेनहाइट होता है। ठीक है, महासागरों की सतह के तापक्रम के वितरण को मानचित्र पर समताप रेखाओं के द्वारा दर्शाया जाता है, यानी आइसोथर्मल लाइन। ये आपको याद रखना है कि मानचित्र पर समान तापमान वाले बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को समताप रेखा हिंदी में तथा इंग्लिश में आइसोथर्मल लाइन कहते हैं। इनका आप इंग्लिश वर्जन ही याद रखेंगे तो बेहतर रहता है। ठीक है,
और इस तरह का मानचित्र, कैसा मानचित्र, यानी कि समताप रेखाओं को दर्शाते हुए सबसे पहला जो मानचित्र बनाया था वो मरे महोदय ने बनाया था। ठीक है दोस्तों, किसने बनाया था? मरे महोदय ने 1852 में बनाया था। ये भी याद रखेंगे कि समताप रेखाओं को प्रदर्शित करते हुए पहला मानचित्र मरे महोदय ने 1852 में बनाया था। अब हम देख लेते हैं महासागरीय तापमान का लंबवत वितरण। ठीक है, लंबवत का मतलब है महासागरों के तल से लेकर के तली तक। ठीक है, यानी कि नीचे जाने पर तापमान में कैसा क्या परिवर्तन होता है उसे हम देख लेते हैं। वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर, इसमें देखते हैं सबसे पहले महासागरों का सर्वाधिक तापक्रम सतह पर ही पाया जाता है। यानी कि जो महासागरों की सतह होती है सबसे ज़्यादा तापमान महासागरों की सतह पर ही होता है। सूर्य की किरणें सागर के अंदर 200 मीटर की गहराई तक प्रवेश कर जाती हैं। ये आपको फैक्ट याद रखना है कि महासागरों पर जो सूर्य की जो किरणें वो कितनी गहराई तक जाती हैं, तो 200 मीटर तक जाती हैं। ठीक है, लेकिन वास्तव में सूर्य की किरणें 20 मीटर गहराई तक ही सागरीय जल को गर्म करने में अधिक प्रभावपूर्ण होती हैं तथा 200 मीटर के नीचे शायद ही कहीं जा पाती हैं वो। ठीक है, सतह से नीचे जाने पर या सतह से नीचे गहराई की ओर जाने पर तापक्रम घटता जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको याद रखना है कि अगर हम धरातल से, मान लीजिए धरातल है, अगर वायुमंडल में ऊपर जाते हैं तो तापमान गिरता है। कितना गिरता है? 165 मीटर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान गिर जाता है। ठीक है, और पृथ्वी के नीचे जाते हैं धरातल से तो 32 मीटर नीचे जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ जाता है। ठीक है, अगर महासागरों में हम नीचे जाते हैं तो तापक्रम लगातार घटता जाता है। ठीक है, ये भी आप याद रखेंगे। प्रत्येक स्थान पर तापक्रम यानी कि तापमान में गहराई के साथ गिरावट समान नहीं होता है। यानी कि सभी स्थानों पर ऊपर से नीचे जाने पर जो गिरावट की दर है वो समान नहीं होती है। 2000 मीटर की गहराई तक तापक्रम में गिरावट तीव्र गति से होती है। ठीक है, यानी कि सागर तल से नीचे जाएंगे आप तो 2000 मीटर तक तो तीव्र गति से गिरावट होती है। ठीक है, लंबवत वितरण की निम्न विशेषताएं हैं। निम्न विशेषताओं को देखते हैं कि लंबवत वितरण की क्या है। ठीक है, ऊपरी सतह से नीचे जाने पर बढ़ती गहराई के साथ तापक्रम घटता तो है परंतु घटने की दर समान नहीं होती है। जैसा अभी हमने ऊपर बात की कि 2000 मीटर गहराई पर जाने पर सबसे अधिक तापमान गिरता है। ठीक है, 2000 मीटर के नीचे तापक्रम में परिवर्तन प्रायः नहीं के बराबर होता है। यानी कि 2000 मीटर गहराई तक तो तापमान तेज़ी से गिरता है, फिर इसके बाद गिरता तो है लेकिन वो नहीं के बराबर गिरता है। ठीक है, यहाँ पे दिखाया गया है आगे कि 5 फैदम गहराई यानी कि 30 फीट, 1 फैदम बराबर कितना होता है? 6 फीट के होता है। ठीक है, ये भी आप याद रखेंगे। तो 5 फैदम की गहराई यानी 30 फीट पर दैनिक तापांतर तथा 100 फैदम यानी कि 600 फीट पर वार्षिक तापांतर नहीं होता है। ठीक है, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर गहराई के साथ तापक्रम यानी कि तापमान में गिरावट असमान दर से होती है। ठीक है, आगे देखते हैं। यद्यपि महासागरीय सतह का तापमान भूमध्य रेखा से ध्रुवों तक कम होता जाता है। ये आप याद रखेंगे कि जो तापमान है वो लगातार भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर कम होता चला जाता है। ठीक है, परंतु सागर नितल का या मतलब नीचे का तापमान, यहाँ किसकी बात की है उसने? सतह की बात की है जी, कि सतह का तापमान भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर तो कम होता जाता है परंतु सागर के नितल का यानी कि नीचे का तापमान भूमध्य रेखा से ध्रुवों तक समान रहता है। यानी कि नितल के तापमान में कोई गिरावट नहीं होती है। परिणाम स्वरूप भूमध्य रेखा पर गहराई के साथ तापमान में गिरावट तीव्र गति से होती है जबकि ध्रुवों की ओर घटने की दर कम होती है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। जिन क्षेत्रों में सतह का जल बहा लिया जाता है और नीचे से जल ऊपर आता है। ठीक है, आप यहाँ याद रखेंगे कि जब सागरीय भाग में जल नीचे से ऊपर आता है, ठीक है, मान लीजिए कि ये आपका महासागर भरा हुआ है, सागरीय जल मान लीजिए यहाँ से ऊपर आ रहा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ का जल अगर हट रहा है तो यहाँ का जल ऊपर आएगा, तो इसे आप अपवेलिंग कहते हैं। ठीक है, यानी कि उत्प्लवन कहते हैं हिंदी में और इंग्लिश में कहते हैं अपवेलिंग। ठीक है दोस्तों, तो नीचे का जल ऊपर आता है, वहाँ पर सतह का तापमान कम हो जाता है।
क्यों कम हो जाता है? क्योंकि नीचे से जो जल आता है वो ठंडा होता है, तो सतह के तापमान के जल को क्या कर देता है? कम कर देता है। परिणाम स्वरूप गहराई के साथ ताप का पतन मंद हो जाता है। ठीक है। इसके विपरीत जहाँ पर सतह पर गर्म जल का संग्रह होता है, यानी कि जहाँ पर सतह गर्म जल इकट्ठा होता है वहाँ पर तापमान ऊंचा होता है। ठीक है। हो जाने से गहराई के साथ ताप का पतन तीव्र गति से संपादित होता है। ठीक है दोस्तों, जहाँ पर ऊपर आ रहा है वहाँ मंद गति से, और जहाँ पर इकट्ठा हो रहा है वहाँ तीव्र गति से संपादित होता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद भूमध्य रेखीय भाग पर वर्षा के जल के कारण लवणता कम हो जाती है, ये हमने पहले भी देखा था। ठीक है। परिणाम स्वरूप सतह के नीचे उच्च तापक्रम तथा उच्च लवणता पाई जाती है। ठीक है। यानी कि जो भूमध्य रेखीय क्षेत्र हैं वहाँ पर सतह के नीचे ऊंचा तापमान भी पाया जाता है और ऊंची लवणता भी पाई जाती है। क्यों? क्योंकि वर्षा का जल अधिक प्राप्त होता है और वर्षा का जल स्वच्छ होता है, परंतु उसके बाद पुनः तापमान का पतन प्रारंभ हो जाता है। ठीक है। आगे देखते हैं। कहीं कहीं पर सागरीय तापक्रम के वितरण में अधिक गहराई तक भी उच्च तापक्रम पाया जाता है, अतः तापीय प्रतिलोमन की अवस्थाएं पाई जाती हैं। ठीक है। तापीय प्रतिलोमन हमने देखा था कि जैसे वायुमंडल में हमने देखा था कि सामान्यतः नीचे से ऊपर जाने पर तापमान गिरता है, लेकिन जब कभी यह स्थिति पलट जाती है, यानी कि नीचे से ऊपर जाने पर जब तापमान बढ़ने लगता है तो उसे हम तापीय प्रतिलोमन कहते हैं। ठीक है। इसी प्रकार सागरीय भागों में जब हम नीचे जाते हैं तो सामान्यतः तापमान गिरता है, लेकिन जब कभी नीचे जाने पर तापमान बढ़ने लगता है तो उसे महासागरीय या अंतःतापीय प्रतिलोमन की अवस्था कहते हैं, यानी इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर कहते हैं। अर्थात सतह का तापक्रम गहराई में तापक्रम की अपेक्षा कम होता है, यानी कि जो मान लीजिए कि आपका ये सागर भरा हुआ है, ठीक है, तो जो सतह का तापमान है वो कम होगा और जो नीचे वाला तापमान है वो अधिक होगा। इसी को हम तापीय प्रतिलोमन कहते हैं सागरीय भाग में। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। कुछ सागरीय क्षेत्रों में अधिक गहराई पर भी तापमान अधिक होता है, जैसे सारगैसो सागर, लाल सागर, भूमध्य सागर आदि। ऐसे सागरीय क्षेत्रों में गहराई पर भी अधिक तापमान का मुख्य कारण उनके जल का बाहरी सागरीय जल के साथ मिश्रण ना हो पाना है। ठीक है। उन्होंने बताया है कि ऐसे सागर जो बंद सागर होते हैं उनमें क्या होता है, थर्मल इन्वर्जन पाया जाता है, यानी कि नीचे जाने पर तापमान बढ़ता जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे है कि लंबवत रूप में तापमान की दृष्टि से महासागरीय जल की 3 परतों का निर्धारण किया गया है, यानी कि लंबवत दृष्टि से। ठीक है, तापमान की दृष्टि से लंबवत रूप में तापमान की दृष्टि से 3 परतें बताई गई हैं। कौन सी? ऊपरी परत यानी अपर लेयर, जो सागरीय तल से 500 मीटर की गहराई तक होती है। इसके बाद थर्मोक्लाइन परत है, इसके बाद निचली परत है। ठीक है, इन्हें हम एक एक करके देख लेते हैं। ऊपरी परत सबसे पहले देख लें। ऊपरी परत महासागरीय जल की सबसे ऊपरी परत होती है, जिसकी सागरीय जल की सतह से गहराई 500 मीटर तक होती है। ठीक है, यानी कि अगर ये सागर भरा हुआ है आपका तो नीचे जाने पर 500 मीटर गहराई तक जाने पर ऊपरी परत होती है। ठीक है, गहराई 500 मीटर है और औसत तापमान 20 से 25 डिग्री सेल्सियस रहता है। ये आपको 2 फैक्ट याद रखने हैं। तापमान कितना है? 20 से 25 डिग्री सेल्सियस है और गहराई कितनी है? 500 मीटर है। घनत्व की दृष्टि से यह हल्की परत होती है, ये भी आप याद रखेंगे, जो भारी परत पर तैरती रहती है। ठीक है, यह परत उष्णकटिबंधीय महासागरों में वर्ष पर्यंत पाई जाती है, परंतु मध्य अक्षांशों में तथा यह परत केवल ग्रीष्मकाल में विकसित होती है। ठीक है, यानी कि जो आपका भूमध्य रेखीय वाला एरिया है वहाँ पर वर्ष भर रहती है, मध्य अक्षांशों में ग्रीष्मकाल में पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद थर्मोक्लाइन परत है। ये परत आपकी इम्पोर्टेंट है, ये आपकी पूछी भी जाती है। महासागरीय जल की ऊपरी तथा निचली परतों का अलगाव एक ऐसी संक्रमण परत से होता है जिसमें गहराई के साथ तापमान में तेजी से परिवर्तन होता है। ये आप की पॉइंट शब्द याद रखेंगे, यानी कि महासागरीय भागों में नीचे जाने पर एक परत ऐसी होती है जहाँ पर तापमान तेज़ी से परिवर्तित होता है, उसे ही हम थर्मोक्लाइन कहते हैं। ठीक है, और इसकी गहराई आप याद रखेंगे 300 से 1000 मीटर।
यानी कि महासागर के नीचे जाने पर, सतह से नीचे जाने पर 300 से 1000 मीटर की एक परत पाई जाती है जिसमें तेज़ी के साथ तापमान में परिवर्तन होता है, जिसे आप थर्मोक्लाइन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इस चित्र के माध्यम से थर्मोक्लाइन को दिखाया गया है। ठीक है, 1000 मीटर की गहराई तक तीव्रता से आपका देख रहे हैं कि टेम्परेचर में परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, यही आपकी थर्मोक्लाइन है, 300 से मीटर से लेकर के 1000 मीटर तक। ठीक है, इसके बाद आप नीचे देखते हैं तो फिर तापमान की गिरावट की दर कम हो जाती है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आपकी है निचली परत। ऊपरी परत कहाँ तक थी? सतह से लेकर 500 मीटर तक थी। थर्मोक्लाइन 300 से लेकर 1000 मीटर तक थी और निचली परत 1000 मीटर से लेकर के तली तक पाई जाती है। ठीक है, यानी महासागरीय की तली तक पाई जाती है। यह परत सर्वाधिक ठंडी तथा भारी घनत्व की दृष्टि से होती है, यानी ठंडी भी होती है और भारी भी होती है। किस दृष्टि से? घनत्व की दृष्टि से। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम देख लेते हैं महासागरीय जल का घनत्व, यानी डेंसिटी ऑफ ओशेनिक वाटर। पहले तो हम देख लेते हैं कि घनत्व होता क्या है। ठीक है, किसी भी तत्व के प्रति इकाई आयतन के द्रव्यमान की मात्रा को घनत्व कहते हैं। ठीक है, यानी कि कोई भी तत्व है उसका जो प्रति इकाई आयतन के जो द्रव्यमान होता है उसकी मात्रा को हम घनत्व कहते हैं। और इसे मापते कैसे हैं? तो प्रति घन सेंटीमीटर में व्यक्त किया जाता है। ठीक है, आयतन में, यानी कि ग्राम द्रव्यमान की मात्रा G/cm3 में व्यक्त किया जाता है। ठीक है, और शुद्ध जल का जो घनत्व होता है वो 1 होता है, यानी कि 1 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर 1 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर शुद्ध जल का घनत्व होता है। ठीक है, यहाँ से आपका क्वेश्चन बनता है कि जल का अधिकतम घनत्व किस तापमान पर होता है? तो 4 डिग्री पर होता है। ये आप हमेशा याद रखेंगे, अधिकतम घनत्व जल का 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। ठीक है, अन्य तत्वों के घनत्व के मापन के लिए शुद्ध जल घनत्व को मानक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, यानी कि शुद्ध जल के घनत्व को लेकर के ही हम दूसरी चीज़ों का घनत्व ज्ञात करते हैं। यानी कि मानक कौन होता है? तो शुद्ध जल होता है। ठीक है, वास्तव में महासागरीय जल का औसत घनत्व 1.0278 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर होता है। ठीक है, ये आप याद रखेंगे कि महासागरीय जल का औसत घनत्व कितना होता है? तो 1.0278 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर होता है। और हमने औसत तापमान भी देखा था, तो कितना था? 17.2 डिग्री सेल्सियस। यहाँ आपको यह भी याद रखना है कि पृथ्वी का औसत तापमान कितना होता है? तो 15 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, इतना होता है, जो कि शुद्ध जल के घनत्व से 2 से 3% तक अधिक होता है। ठीक है, 4 डिग्री सेल्सियस तापमान पर। सागरीय जल के घनत्व में सामान्यतः सागरीय जल के तापमान में कमी होने पर वृद्धि होती है, यानी कि सागरीय जल का घनत्व और तापमान में विपरीत संबंध होता है, क्योंकि अगर सागरीय जल में कमी हुई तो तापमान में वृद्धि होगी, या कह सकते हो तापमान में वृद्धि होगी तो घनत्व में कमी होगी, और तापमान में कमी होगी तो घनत्व में वृद्धि होगी। ठीक है, 1.3 सेंटीग्रेड तापमान पर सर्वाधिक घनत्व होता है। ये भी आपको याद रखना है कि सागरीय जल का सर्वाधिक घनत्व कितने डिग्री सेल्सियस पर होता है? तो 1.3 डिग्री सेल्सियस पर। आगे है, घनत्व सागरीय जल का अति महत्वपूर्ण भौतिक गुण है, क्योंकि महासागरीय गतियों को निर्धारित व नियंत्रित करता है। यानी कि घनत्व काफ़ी जिम्मेदार है, क्योंकि महासागरीय की गतियां हैं जो, जैसे लहरें धाराएं होती हैं, उनको नियंत्रित करता है। सागरीय जल का अधोगमन, यानी सिंकिंग एंड सब्सिडेंस लंबवत गति को कहते हैं। ठीक है, यानी कि अधोगमन किसे कहते हैं? लंबवत गति को कहते हैं। तथा उसका तैरना यानी क्षैतिज गति सागरीय जल के घनत्व पर ही निर्भर करती है। ठीक है, ये आप याद रखेंगे कि निर्भर करती है। आगे देखते हैं, सामान्य नियम अनुसार अपेक्षाकृत कम घनत्व वाला हल्का सागरीय जल तैरता है। यह आपको याद रखना है कि जिस सागरीय जल का घनत्व कम होगा वो कैसा होगा? तैरेगा, तथा उसमें क्षैतिज गति होगी।
ठीक है। जबकि अधिक घनत्व वाला भारी जल नीचे की ओर जाता है, जिससे उनमें डाउनवेलिंग या सिंकिंग तथा उसमें लंबवत गति होती है। ठीक है, यानी कि सागरीय जल का तापमान अधिक है तो घनत्व कम होगा, घनत्व कम होगा तो वो तैरेगा और उसमें क्षैतिज गति होगी। जबकि घनत्व अधिक होगा तो वो भारी होगा और उसमें नीचे की ओर गति होगी, जिसे हम डाउनवेलिंग या सिंकिंग कहते हैं। इसे हम लंबवत गति भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों। इसके बाद है अगला, सागरीय जल के घनत्व के नियंत्रक कारक। अब हम देख लेते हैं सागरीय जल के घनत्व को कौन कौन से कारक नियंत्रित करते हैं। ठीक है, महासागरीय जल का घनत्व किसी न किसी रूप में निम्न 3 कारकों से संबंधित होता है। ठीक है, तापमान प्लस तापीय प्रसार, दबाव यानी कि संपीडन, ठीक है, संपीडन प्रभाव, तथा लवणता तथा घुले तत्वों का योग। ठीक है, इन्हें हम देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं तापमान, कि तापमान घनत्व को किस प्रकार प्रभावित करता है। ठीक है, तो तापमान और घनत्व में, यानी कि जो सागरीय तापमान है और घनत्व है उसमें विलोम संबंध होता है। यानी कहने का मतलब है कि तापमान यदि अधिक होगा तो घनत्व कम हो जाएगा, यदि तापमान कम होगा तो घनत्व अधिक हो जाएगा। ठीक है, ये विलोम संबंध है आपका। जब सागरीय जल की सतह को अधिक सूर्य तप मिलता है तो सागरीय जल गर्म हो जाता है। ठीक है, अतः सागरीय जल फैलने लगता है, यानी कि तापमान मिला ज़्यादा तो गर्म भी हो गया जल और इसके बाद वो फैलने लगा। अगर फैलने लगेगा तो सागरीय जल का तापीय प्रसार कहते हैं इसे। यानी आप समझ गए, सागरीय जल का तापीय प्रसार यानी थर्मल एक्सपेंशन क्या है, यानी कि तापमान मिलने के बाद सागरीय जल का प्रसार होना। ठीक है, इस प्रक्रिया के कारण सागरीय जल के घनत्व में कमी आती है। जैसा हमने ऊपर देखा, तापमान बढ़ेगा तो घनत्व कम होगा। इसके विपरीत सूर्य तप ना मिलने के कारण, यानी कि कम मिलने पर सागरीय जल ठंडा होता है तथा सिकुड़ता है, और इस प्रक्रिया को तापीय संकुचन कहते हैं, यानी कि थर्मल कॉन्स्ट्रक्शन कहते हैं। ठीक है, इस प्रक्रिया के कारण सागरीय जल का घनत्व बढ़ता है। ठीक है, ये आप याद रखेंगे कि तापमान कम मिला यानी सूर्य तप कम मिला तो जल ठंडा हुआ, जल ठंडा हुआ तो वह सिकुड़ने लगा, सिकुड़ने लगा तो उसे तापीय संकुचन कहा, और तापीय संकुचन हो गया तो जल का घनत्व बढ़ गया। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। इस प्रकार गर्म जल का आयतन अधिक परंतु कम घनत्व के व ठंडे परंतु भारी जल के ऊपर आसानी से तैरता रहता है। यानी कम घनत्व का जल अधिक घनत्व वाले जल के ऊपर तैरता रहता है। ठीक है, इस तरह सागरीय जल के घनत्व पर तापमान का प्रभाव भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर कम होता जाता है। ठीक है, इसके बाद है, ज्ञातव्य है कि हिमांक के नीचे सागरीय जल तापमान उसके घनत्व को और अधिक नहीं बढ़ा पाता है। ठीक है, यानी कि हिमांक के बाद सागरीय जल का जो तापमान है उसका घनत्व को और अधिक नहीं बढ़ा पाता है, क्योंकि 0 डिग्री सेल्सियस पर तापमान पर सागरीय जल जमने लगता है। यानी सागरीय जल कितने डिग्री सेल्सियस पर जमता है, तो 0 डिग्री सेल्सियस पर जमने लगता है, जिस कारण हिमकण बनने लगते हैं जो जल के कणों को विलग करके दूर कर देते हैं। ठीक है, परिणाम स्वरूप सागरीय जल का घनत्व कम हो जाता है, और यही कारण है कि हिम सागरीय जल में तैरता रहता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद लवणता। लवणता घनत्व को किस प्रकार प्रभावित करती है, ये भी देख लेते हैं। सागरीय जल की लवणता एवं घनत्व में सीधा संबंध होता है। ये दोस्तों आपको हमेशा याद रखना है, सीधा संबंध, विलोम संबंध या उल्टा संबंध क्या होते हैं। जब सीधा संबंध होता है तो जाहिर सी बात है कि अगर लवणता बढ़ेगी तो घनत्व भी बढ़ेगा। ठीक है, और लवणता कम होगी तो घनत्व भी कम होगा। ठीक है, अगर हम कह देते विपरीत संबंध होता है तो फिर हो जाता है कि लवणता बढ़ेगी तो घनत्व घटेगा और लवणता कम होगी तो घनत्व बढ़ेगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, सागरीय जल की लवणता और घनत्व में सीधा संबंध होता है, यानी कि लवणता बढ़ने पर घनत्व भी बढ़ेगा, लवणता कम होने पर घनत्व भी कम होगा। ठीक है, दबाव को देख लेते हैं, प्रेशर। तो दबाव और सागरीय जल के घनत्व में सीधा धनात्मक संबंध होता है। इसका मतलब वही है कि दबाव बढ़ेगा तो जल का घनत्व भी बढ़ेगा, और दबाव कम होगा तो जल के घनत्व में भी कमी आएगी। ठीक है दोस्तों, इसके बाद है आपका अगला, ज्ञातव्य है कि हवा की तरह जल संपीड़न योग्य नहीं होता। ठीक है, यानी कि हवा में कंप्रेशन होता है लेकिन जल में नहीं होता, बल्कि इसका कंप्रेशन होता ही नहीं है। ठीक है दोस्तों,
इसके बाद हम देख लेते हैं घनत्व, तापमान और लवणता में अंतर संबंध को देख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, सागरीय जल के घनत्व व तापमान में विपरीत संबंध होता है, ये हमने पहले भी देखा है। यानी कि तापमान बढ़ेगा तो घनत्व कम होगा और तापमान कम होगा तो घनत्व बढ़ेगा। ठीक है, 200 मीटर से 1000 मीटर की गहराई वाले सागरीय मंडल को जिसमें तापमान में तेज़ी से परिवर्तन होता है उसे थर्मोक्लाइन कहते हैं, ये हमने ऊपर भी देखा है। ठीक है, और 300 से 1000 मीटर की गहराई वाले भाग जिसमें सागरीय जल के घनत्व में, ये आपको याद रखना है, वहाँ हमने तापमान देखा है, यहाँ पे घनत्व में तीव्र परिवर्तन होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, पाइक्नोक्लाइन कहते हैं। इन रेखाओं को आप याद रखेंगे। पहले हमने देखा था लवणता में हेलोक्लाइन। ठीक है, 3 क्लाइन आपको मिलते हैं सागरीय जल में। हेलोक्लाइन यानी कि लवणता में 300 से 1000 मीटर पर तीव्र गति से परिवर्तन। ठीक है, यानी कि तीनों जो लाइनें हैं वो 300 से 1000 मीटर की गहराई पर ही हैं। ठीक है, अगर लवणता में परिवर्तन हुआ तीव्र तो ये आपका हेलोक्लाइन। ठीक है, और यदि तापमान में परिवर्तन हुआ तो आपका थर्मोक्लाइन। ठीक है, और घनत्व में अगर अंतर हुआ तीव्रता से तो आपका क्या हो जाएगा, पाइक्नोक्लाइन। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तापमान एवं घनत्व में विपरीत संबंध होता है, ये हमने अभी देखा। ठीक है, इस रेखा इन डायग्रामों के माध्यम से तीनों प्रकार की लाइनों को दिखाया गया है। ठीक है, तो तीनों लाइनें आपको दिखाई गई हैं। 3000 मीटर से 1000 मीटर की गहराई तक अगर तापमान में तीव्र परिवर्तन होता है तो थर्मोक्लाइन। यदि 300 से 1000 मीटर पर जल लवणता में तीव्र परिवर्तन होता है तो हेलोक्लाइन। यदि 300 से 1000 मीटर पर घनत्व में तीव्रता से परिवर्तन होता है तो उसे पाइक्नोक्लाइन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं महासागरीय जल के घनत्व का स्थिरीकरण। यानी कि जैसे तापमान का स्थिरीकरण होता है, 3 परतें होती हैं, उसी प्रकार घनत्व का भी स्थिरीकरण होता है। ऊपरी सतह से तली तक 3 परतें पाई जाती हैं, यानी कि 3 स्थित पाए जाते हैं। न्यूनतम घनत्व का ऊपरी परत। ठीक है, इसके बाद दूसरा है तीव्र घनत्व या परिवर्तन या तीव्र घनत्व प्रवणता की मध्यवर्ती यानी कि पाइक्नोक्लाइन। अधिकतम किंतु समान घनत्व वाली निचली परत। ठीक है, तो इसे भी हम थोड़ा एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले आपका ऊपरी परत, इसकी सबसे पहले तो गहराई है तो 100 से 200 मीटर की गहराई होती है। ठीक है, और इसे हम प्रकाशित मंडल यानी फोटोक जोन भी कहते हैं, फोटिक जोन भी कहते हैं। इन मंडलों की बात हम एक सेपरेट वीडियो में बात करेंगे इसके कि सागरीय जल में कौन कौन से मंडल पाए जाते हैं। ठीक है, तो इसके अंतर्गत सूर्य की प्रकाश तरंगें सीधे प्रविष्ट हो जाती हैं। ठीक है, यानी 100 से 200 मीटर तक। इस परत में समस्त जल, यह ऊपरी परत सागरीय पौधों यानी फाइटोप्लैंक्टन के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि इसी प्रकाशित परत में फाइटोप्लैंक्टन प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन तैयार करते हैं। इन्हीं फाइटोप्लैंक्टन पर किंतु जंतु प्लैंक्टन तथा उन पर सागरीय जीवों का जीवन निर्भर करता है। यानी कि जो स्थल पर पौधे पाए जाते हैं उन्हें हम वनस्पति कहते हैं, यानी कि पौधे कहते हैं, लेकिन जो सागरीय जल में पौधे पाए जाते हैं उन्हें फाइटोप्लैंक्टन कहते हैं, ये आप याद रखेंगे। और जैसे सागरीय जल स्थलीय भाग में वनस्पतियाँ प्रकाश संश्लेषण क्रियाविधि से अपना भोजन तैयार करती हैं, जिसे जीव शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी सभी खाते हैं। उसी प्रकार सागरीय भागों में फाइटोप्लैंक्टन प्रकाश संश्लेषण क्रियाविधि के माध्यम से भोजन तैयार करते हैं, जिन्हें जंतु प्लैंक्टन भोजन करते हैं यानी खाते हैं। ठीक है, ध्रुवीय क्षेत्रों में पाइक्नोक्लाइन परत अनुपस्थित रहती है, अभी आपको याद रखना है। पाइक्नोक्लाइन ध्रुवीय क्षेत्रों में अनुपस्थित रहती है। इसके बाद दूसरी परत है पाइक्नोक्लाइन, और इसकी गहराई कितनी है, 300 से 1000 मीटर है। ये मध्यवर्ती परत है। ठीक है, महासागरीय जल के उस गहराई मंडल को प्रदर्शित करती है जो कम घनत्व वाली ऊपरी परत तथा अधिक घनत्व वाली निचली परत के मध्य संक्रमण का काम करती है। ठीक है, जिसमें सागरीय जल के घनत्व में तीव्र परिवर्तन होता है, ये अभी हमने बात की है। इसके बाद अगला है थर्मोक्लाइन और पाइक्नोक्लाइन तथा हेलोक्लाइन लगभग
एक ही गहराई मंडल यानी कि 300 से 1000 मीटर की गहराई में ही अवस्थित होती हैं। ठीक है। पाइक्नोक्लाइन परत में समस्त महासागरीय जल का लगभग 18% भाग पाया जाता है। ठीक है। उल्लेखनीय है कि ध्रुवीय क्षेत्रों में महासागरीय जल में पाइक्नोक्लाइन तथा थर्मोक्लाइन परतें अदृश्य होती हैं। यानी कि ध्रुवीय क्षेत्र जो है वहाँ पर ना तो पाइक्नोक्लाइन पाई जाती है ना थर्मोक्लाइन पाई जाती है। ठीक है। अर्थात ये नहीं पाई जाती क्योंकि न्यूनतम सूर्य तप सागरीय जल का ऊष्मन नहीं हो पाता है। क्यों नहीं पाई जाती? क्योंकि ध्रुवीय क्षेत्रों में सूर्य तप की कमी रहती है। ठीक है। इसके बाद है आपका निचली गहरी परत। ठीक है। तो 300 से 1000 मीटर तो पिक्नोक्लाइन परत है, यानी कि 1000 मीटर से नीचे महासागरीय तली तक इसका विस्तार है। और समस्त सागरीय जल का कितने %? 80% भाग पाया जाता है। ठीक है। ध्रुवीय क्षेत्रों में अत्यधिक कम तापमान के कारण सागरीय जल में संकुचन होने से सागरीय जल के घनत्व में वृद्धि होती है। ठीक है। इसी कारण ध्रुवीय सागरीय जल का अधिक घनत्व वाली जलराशि नीचे बैठती है। देखो, तापमान कम हुआ तो घनत्व बढ़ा, घनत्व बढ़ा तो सागरीय जल का भार बढ़ा, अगर भार बढ़ा तो वह नीचे बैठने लगा, तथा अधिक गहराई वाले जल के घनत्व में वृद्धि हो गई, अगर बैठेगा तो वृद्धि होगी। इसी तरह उच्च अक्षांशों में अधिक घनत्व वाली जलराशि इकट्ठा हो जाएगी, यानी कि वो नीचे बैठेगी, तो उच्च घनत्व वाली जलराशि का निम्न अक्षांशों की ओर अंतः सागरीय संचलन प्रारंभ होगा। ठीक है। अंतः संचलन का मतलब होता है कि मान लीजिए कि ये सागरीय भाग है, तो सागरीय जल का नीचे की ओर गति करना। ठीक है। यानी कि ये ध्रुवीय भाग है तो यहाँ पर तापमान कम है तो घनत्व अधिक है, तो अधिक घनत्व वाला जल उच्च अक्षांश से निम्न अक्षांश की ओर सागर की तली के सहारे ट्रांसफर होने लगता है, यानी गति करने लगता है। इसे कहते हैं अंतःसागरीय जल का संचरण होना। ठीक है। इस प्रकार उच्च अक्षांशों की अधिक घनत्व वाली जलराशि निम्न अक्षांशीय यानी कि उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय सागरों में पहुंच जाती है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, ये रहा आपका महासागरीय तापमान से संबंधित दूसरा पार्ट, जिसमें हमने तापमान के क्षैतिज वितरण, लंबवत वितरण तथा तापमान के घनत्व की बात की, तथा साथ ही साथ हमने महासागरीय तापमान के स्तरीकरण को देखा, तथा महासागरीय घनत्व के भी स्तरीकरण को देखा, जिसमें हमने थर्मोक्लाइन की बात की, पाइक्नोक्लाइन की बात की तथा हेलोक्लाइन की बात की। ठीक है दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ बेल आइकन का बटन भी दबा दें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद मित्रों।